नमस्कार किसान भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर में। तो किसान भैया, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कपास की फसल के अंदर पहली खुराक क्या दें। किसान भैया, कपास की फसल के अंदर जो हम पहली खुराक देते हैं उसका अहम योगदान होता है, क्योंकि अगर हम कपास की शुरुआत में ही अगर देखभाल करते हैं तो हमें जो कपास की फसल है वो अच्छा खासा भी मुनाफा देती हैं। तो किसान भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं खुराक की। तो सबसे पहले आप जब कपास की बुआई करते हैं उस समय आपको देसी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आप कपास की फसल के अंदर शुरुआत में देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर ज़मीन का उपजाऊपन भी बना रहेगा और ह्यूमस की भी मात्रा कपास को मिलती रहेगी और अन्य प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो कपास को चाहिए वो भी ज़मीन के द्वारा मिलते रहेंगे। अब किसान भैया, इसके अंदर एक दूसरा भी बेनिफिट है कि अगर आप देसी खाद का अपनी कपास के अंदर प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको रासायनिक खादों का जो प्रयोग है वो भी कम आप कर सकते हैं, जिससे कपास को आप अच्छा खासा है मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर कपास की फसल हाथों के द्वारा ही बोई गई है। लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइन में कपास की जो फसल बोने का एक ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जो हवा का प्रकोप है वो पूरी तरीके से हर पौधे को मिलता रहे, जिससे कपास की फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग भी नहीं लग सके और इनको जो पर्याप्त मात्रा के अंदर है हवा भी मिलती रहे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन सी जो पहली खुराक देनी होती है जिससे हमारी कपास की फसल है वो ग्रोथ करती हैं। तो किसान भाइयों, जैसे आपकी एक माह की कपास की फसल हो जाती है तो उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर देनी है और निराई गुड़ाई के अंदर आपको थोड़ी बहुत गहराई के अंदर निराई गुड़ाई कर देनी है और किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं रखना है, जिससे ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कपास की फसल को ही मिलती रहें। अब किसान भाई, हम बात करते हैं खुराक की। तो खुराक के अंदर आपको यूरिया के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मिलाने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हमने यहाँ पर जो पोषक तत्व मिलाए हैं वही हम पोषक तत्व आपको बता रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं मिलाए हैं और हमें ये जो बेनिफिट हुए हैं वो आप कपास की फसल देख रहे हैं। अभी ये 45 दिन की कपास की फसल है। हमने जब ये 30 दिन की कपास की फसल हुई है उस समय हमने इसके अंदर जो निराई गुड़ाई कर दी है और उसके बाद एक बारिश भी हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद हमने इसके अंदर हैं जो पोषक तत्व हैं पिलाकर इनकी जो सिंचाई है वो कर दी है। तो किसान भैया, अपने खेत के हिसाब से, अपने ज़मीन के हिसाब से जितनी आप पर बीघा, पर एकड़ या पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जितनी यूरिया दे रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने जो कपास की फसल है उनके अनुसार यूरिया दें। मतलब कि मैं कह देता हूं कि आपको 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से देना है तो ये असंभव है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन के हिसाब से कितनी दे रहे हैं उसके हिसाब से दें। हम यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से एक बार में देते हैं, तो ठीक है उसी प्रकार आपको अपनी यूरिया का जो चयन करना है। यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट मिला देना है और मैग्नीशियम की मात्रा है वो भी मिला देनी है। मतलब कि किसान भाइयों, कम किसान भाई होते हैं जो मैग्नीशियम की मात्रा देते हैं, लेकिन जो पौधे का लचीलापन है, पौधे का गहरापन है वो मैग्नीशियम से आता है और किसी भी प्रकार का कोई अन्य जो रोग है वो भी कम लगता है। उकड़ा रोग की भी संभावना बिल्कुल थोड़ी कम होती है, तो इसमें आपको मैग्नीशियम की मात्रा देनी है। तो सबसे पहले आपको यूरिया अपने हिसाब से लेनी है और यूरिया के अंदर आपको जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप जितनी सिंचाई करते हैं उसी हिसाब से आपको अपनी क्यारियों के अंदर, ज़मीन के अंदर आपको छांट देनी है और उसके बाद आपको पानी पिला देना है। तो किसान भाई, अगर आपको फावड़ा के द्वारा अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको जितनी लाइन आपने बिछाई है उसी हिसाब से आपको ये देनी है, ताकि ये जो नष्ट होने की संभावना है, खराब होने की संभावना है, इन पोषक तत्वों की जो खराब होने की संभावना है वो भी बहुत कम बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट और यूरिया को एक साथ मिलाकर रखना नहीं चाहिए, जिससे ये पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति होती है। तो आपको जितना आपकी कपास की फसल के अंदर आप सिंचाई कर रहे हैं उतनी ही मात्रा के अंदर आपको मिलाकर इसके अंदर है जो पर्याप्त मात्रा के अंदर, बराबर मात्रा के अंदर दे देनी है। और किसान भाई, हम बात करते हैं अगर आपकी कपास की फसल के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है 1 माह या 45 दिन की जब कपास की फसल होती है, इस प्रकार ये पौधे होते हैं, इतनी अवस्था के अंदर ये पौधे होते हैं, तो इसको दीमक चाटने की जो संभावना है वो बहुत ही अधिक बनी रहती है।
तो दीमक चाटने पर आपको इसके अंदर है जो क्लोरोपिला देनी है। आपको जब खुराक देते हैं उस समय आपको इसके साथ पानी के साथ है जो क्लोरोपिला देनी है। तो एक बार आपको इसका है जो बेनिफिट हो जाएगा, इसके अंदर जो दीमक चाटने की समस्या है वो मिट जाएगी। और किसान भाइयों इसमें आप अगर दीमक ज़्यादा भी चाट रहे हैं तो रिजेंट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों आशा करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है। हमने यहाँ पर जो बेनिफिट प्राप्त किया है, हमने जो इनके अंदर पोषक तत्वों को मिलाया है, सिर्फ और सिर्फ हम वही आपको बता रहे हैं। हमने जो यहाँ पर फील किया है, मतलब कि हमने जो तो किसान भाइयों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, अपने किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।